नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव अपना नया लेसन लेके आपके सामने हूँ, अपना वीडियो लेके। और आशा करती हूँ कि इसके जो अंदर मैटर है और जो कुछ भी मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप इसके आंसर दे सकेंगे। जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे उनको आप बता सकेंगे। तो बच्चों चलते हैं अपन आज के इस लेसन पर, जो है इरोजन यानी कि अपर्दन। अभी मैं अपर्दन चक्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपर्दन की बात कर रही हूँ कि अपर्दन है क्या। ठीक है, इस लेसन में हम अभी जनरल रूप में अपर्दन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और अपर्दन के रूप कौन कौन से हैं, फॉर्म्स ऑफ इरोजन, वो मैं आपको समझाऊंगी। आगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में और आगे चलते रहेंगे नए उसके लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको इस फर्स्ट स्लाइड में आपको पता चल रहा है, आप देखिए कैसे अपर्दन हो रहा है और किस तरह से जो इसके अंदर कटाव, देखो मिट्टी का कटाव है, पत्थर का कटाव है ना। तो इसमें अपन जो काट छाँट दिख रही है, आपको दिख रही है ना फोटो में, देखिए आप रूट्स निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी बह गई है, कट गई है। सेकंड स्लाइड में भी देखिए आप, फट गई है ज़मीन, तो कटाव आया हुआ है। और तीसरी में भी आप देखिए गर्त बन गए हैं छोटे छोटे से। तो ये गर्त और ये कटाव, ये काट छाँट, ये इससे रिलेटेड है आज का हमारा लेसन अपर्दन। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल हटन ने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय अवस्था की व्याख्या की एवं स्पष्ट किया कि न तो आदि का कोई प्रमाण है और न अंत का कोई लक्षण है। बच्चों, धरती के ऊपर जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपर्दन अनाच्छादन की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह एक गतिशील क्रिया है और अपर्दन का शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिशील कारक भूपृष्ठ के पदार्थों की काट छाँट कर अन्यत्र परिवहित करते हैं। मतलब एक जगह से काट छाँट होकर के और दूसरी जगह लेकर के जाया जाता है। तो अपन ने इससे पहले अंतर्जात बल और बहिर्जात बल पढ़े थे, इससे पहले वाली क्लास में एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो उन्हीं का ही एक रूप है ये अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन दोनों हमने इसमें लिए थे। तो डेविस महोदय ने अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना की। उन्होंने अपने तरीके से बताया कि अपर्दन शब्द और अपर्दन चक्र किस तरह से कैसे हुआ है, क्या है। तो ये सब की चर्चा मैं बाद वाली क्लास में करूँगी। पहले आज हमें ये समझना है कि अपर्दन जो है वो वास्तविक रूप में उन कारकों में से प्रभावित होता है, जैसे जल, भूमिगत जल, पवन, हिमानी व सागरीय लहरें। ये एजेंट्स ऑफ इरोजन है। अगर ये नहीं हो तो काट छाँट का काम नहीं हो सकता। एक जगह से कटेगा तो दूसरी जगह इकट्ठा होता है। तो जैसा मेरी ये परिभाषा, मेरी भी ये स्लाइड बता रही है आपको कि इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, wind, groundwater, and sea waves. Erosion is a process where natural forces like water, wind, ice, and gravity wear away rocks and soil. It is a geological process and part of the rock cycle. तो अपन ये कह सकते हैं कि इरोजन अकर्स एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड डज नॉट अफेक्ट द अर्थ्स मेंटल एंड कोर। ऑब्वियस है
कि जो भी ये एजेंट्स हैं, जो भी ये तत्व हैं, ये कहाँ कार्य कर रहे हैं? पृथ्वी के धरातल पर। वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी वेयर, सॉरी ये ग्लेशियर है ना, विंड, ये सब कहाँ? ऊपर। तो ऊपर जो है धरती के सरफेस के ऊपर ये काट छाट का काम होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन फॉर्म्स ऑफ इरोजन। ये देखिए आप मेरी ये स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसमें हर तरह के इरोजन बताए गए हैं। ठीक है, चाहे अपघर्षण हो, चाहे सन्निघर्षण हो, घोलन या संक्षारण हो, फिर जलदाब क्रिया हो, अपवाह एवं परिवहन, है ना। तो आप समझ सकते हैं। अब अपन ये जो टर्म्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, फॉर्म्स ऑफ इरोजन। बच्चों, मैंने इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बना करके इस स्लाइड आपको समझाने में ज़्यादा वो समझी है कि हर क्रिया को अपन समझेंगे कि व्हाट इज़ अपघर्षण। अपघर्षण क्या है? जब अपर्दन के चक्र, अपर्दन के जो कारक हैं, सॉरी, जैसे नदी है, हवा है ना, हिमानी है, ये ढीली संरचना वाली चट्टानों के पदार्थों को अपने साथ बांधते हैं, तो ऐसे पदार्थ संपर्क में आने वाली चट्टानों से रगड़ खाकर उन्हें घिसते रहते हैं। इसे ही अपघर्षण कहते हैं। इस क्रिया से भी यदि अधिक पदार्थ अपर्दित होते रहते हैं, कई दफ़े आपने देखा होगा, जैसे मान लो स्लोप है, तो स्लोप के ऊपर से अगर नदी आ रही है तो नदी के साथ साथ इस तरह से जो कुछ भी पदार्थ हैं वो सब इसके साथ नीचे आते जा रहे हैं और घिसते जा रहे हैं, और वो सब कहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं? नीचे इधर हो रहे ना। तो ये हुआ हमारा अपघर्षण। समझ आ गया बच्चों? अब आते हैं अपन अगले उस पे। नेक्स्ट है सन्निघर्षण, जिसको हम एट्रीशन बोलते हैं। ये वो है हमारा नेक्स्ट है सन्निघर्षण, यानी कि ये दूसरी स्लाइड, सॉरी, हाँ ये वाला, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, सन्निघर्षण जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी सेकेंड स्लाइड, ये वाली एट्रीशन। ये भी जो अपर्दन की एक इम्पॉर्टेंट क्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें क्या होता है? हवा, नदी एवं लहरों द्वारा विशेष रूप से बहाए गए पदार्थ आपस में टकरा टकरा कर या रगड़ खा खा कर चूरे में बदलते जाते हैं। इसके साथ साथ अपघर्षण की क्रिया भी होती रहती है। इससे क्या होता है कि नुकीले पत्थर गोल बनते जाते हैं और धीरे धीरे बालू व मिट्टी बनती जाती है। जहाँ आपने नदी के कार्य में देखा होगा, नदी जब इस तरह से समुद्र के पास पहुँचने लगती है तो यहाँ पर आपने छोटे छोटे पेबल्स देखे होंगे, गोल गोल बने हुए पत्थर। ज़्यादातर जो भी नदी के आसपास के पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे से, तो उनको अगर अपन कल्पना करें तो समझ में आए कि कभी ये पत्थर एक बड़ा रूप रहा होगा जो लुढ़कता 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 इसकी नदी के साथ बहता बहता यहाँ तक समुद्र के पास पहुँचता पहुँचता क्या स्थिति में आ गया? एकदम छोटे छोटे गोल गोल पेबल। उसके जो एजेस थे, जो उसके नुकीले भाग थे, वो सब टूट करके क्या बनते गए? गोल गोलाकार उस रूप में आते गए। तो आपको ये एट्रीशन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन घोलन या संक्षारण, यानी कि कोरोजन। ये तीसरी वाली है, ये घोलन या संक्षारण। इसमें क्या होता है बच्चों कि मुख्यतः जो प्रवाहित जल होता है या भूमिगत जल होता है एवं लहरों द्वारा होती है, तो इसमें चट्टानों में मिलने वाले अनेक लवण, क्षार व अन्य घुलनशील पदार्थ ये क्या करते हैं? पानी में घुलते जाते हैं और पानी का बदलता स्वाद इसी कारण होता रहता है।
आपने जो हमारी खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलों में आपने देखा होगा लवणता है, सॉल्ट है ना, सॉल्ट लेक्स। तो ये सब क्या है, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट आपने सुना होगा। तो इसका जो इस तरह के जो क्षेत्र है उसमें घुलन होने लगता है। तो जो कुछ भी इनमें लवणता है या केमिकल्स हैं, ये घुल जाते हैं किसके द्वारा, नदी में, नदी के द्वारा क्षार, केमिकल्स है ना, सॉल्ट, ये सब भूमिगत जल और जो बहता हुआ जल है नदी का, उसमें घुलता जाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा मीठे पानी की झीलें होती हैं, कहीं खारे पानी की झीलें होती हैं। तो इनका कारण यही है कि वहाँ जो पदार्थ घुल के आ रहे हैं उनके अंदर के लवणता उसमें घुलती जा रही है। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज जलदान क्रिया, जलदाब क्रिया। जलदाब क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन होता है और ये भी एक फिजिकल एक्शन है, भौतिक क्रिया है, जिसका प्रभाव मुख्यतः बढ़ते जल एवं लहरों के कार्य में देखा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जब पानी का दबाव एक स्थान विशेष पर क्रियाशील हो तो चट्टानें टूटती जाती है। नदी में भंवर की क्रिया अथवा लहरों का गुफाओं में घसकर चट्टानों के को छोटा कर देता है या बड़ा कर देता है। तो ऐसी क्रिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो ये बराबर इस जगह मान लो ये वेव्स हैं नदी की, ये इनके ऊपर इस तरह से इसकी हमेशा एक डायरेक्शन में कटाव पड़ रहा है। तो नदी का जो स्थल भाग है, ये स्थल भाग कटता जाएगा और इसके इस क्षेत्र में क्या होने लगेगा, हाइड्रोलिक एक्शन शुरू होता जाता है। ठीक है, जलदाब क्रिया के कारण ये कट कट के टूटते जाएंगे और ये किस में गिरते जाएंगे, इसके अंदर, पानी के अंदर, है ना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन, पांचवा पॉइंट है हमारा अपवाहन एवं परिवहन, डिफ्लेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। डिफ्लेशन और ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं कि अपवाहन की क्रिया का जो मुख्य कारक है वो क्या है, वायु है, यानी कि विंड। नदी, हिमानी एवं लहरों द्वारा अवसाद ले जाना और ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना। वायु भौतिक अपक्ष द्वारा एकत्रित बालू को एक स्थान से उड़ाकर अन्य स्थान पर ले जाती है, जबकि अन्य कारक पदार्थों को भूमि जो पर अपने साथ बहाकर या परिवहित करके ले जाते हैं। दोनों ही दशाओं में ज़्यादातर क्या होता है, अपक्ष से एकत्रित या अपरदित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। आपने राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र देखा होगा, डेजर्ट क्षेत्र देखा होगा। उस डेजर्ट क्षेत्र में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो बारखंड्स हैं इस तरह से, ये सब, ये कटाव किसके आ रहे हैं, किसकी वजह से, विंड की वजह से। तो ये यहाँ से कटेगा और ये उठ करके दूसरी जगह सैंड ड्यून्स बनते हैं इस तरह से, है ना। तो ये किसका एक्शन है, ये वहाँ बह रही वायु, विंड एक्शन, यानी कि वायु की वजह से एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह एकत्रित बालू क्या हो रही है, बालू मिट्टी का एकत्रण होता जा रहा है। तो ये इसी के फॉर्मेशंस हैं जो आगे चल के अपन पढ़ेंगे। तो डिफ्लेशन भी हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, यानी कि अपवाहन भी हो रहा है और परिवहन भी हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये बालू रेतीले टीले, आज आपको वहाँ जब हम डेजर्ट जाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, सम एरिया जो है, वहाँ आप देखेंगे कि आज आपको जहाँ समुद्र के टीले दिख रहे हैं वो वहाँ कल नहीं दिखेंगे। जहाँ आज आपको सड़क दिख रही है वहाँ कल आपको रेतीले टीले देखने को मिलेंगे। तो ये एग्जाम्पल है किसका, अपवाहन एवं परिवहन का। समझ आ गया आपको, ये है हमारा इसमें। तो अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ये जो क्रियाएं हैं ये भूतल की अनेक प्रकार की आकृतियाँ इनके ऊपर बनाती रहती हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैं। कि नदी का कार्य अलग है ना, और समुद्री पानी का कार्य, ग्लेशियर्स का अलग है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस एक
चक्र तब बनता है, इरोजनल चक्र, जब एक जगह से कटाव होता है और दूसरी जगह उसका एकत्रीकरण होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये जो साइकिल है ये हमारी क्या कहलाती है? इरोजनल साइकिल। ठीक है, कहीं कहीं भू आकृतियों को समतल किया हुआ होता है, तो कहीं कहीं गर्त होते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इरोजनल साइकिल, है ना। तो अब अपन अगली क्लास में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो है इस मेरे क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा अपनी स्लाइड में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इरोजन। आप क्या समझते हैं अपरदन शब्द से, और उसके बारे में लिखिएगा जो कुछ भी आपको समझ में आया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई है और ये लेसन समझ में आया है। और अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।